Hello, students of class 8. This is Karishma Pagani, and we are now reading the Let's Try exercises of the poem I Remember, I Remember. Let's try one is we're close against the sky. The word close can be used in many ways. मैच द फ्रेजेस टू देयर मीनिंग्स. हम लोग क्लोज के साथ में दूसरे वर्ड्स को जॉइन करके एक फ्रेज़ के फॉर्म में हम उसको अलग अलग मीनिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पर क्या करना है इस मैच द फॉलोइंग में, हमें क्लोज के साथ में जो फ्रेजेस बन रहे हैं उनको उनके मीनिंग से जोड़ना है. सो क्लोज अगेंस्ट मीन्स इन कॉन्टैक्ट विथ. जब हम किसी के कॉन्टैक्ट में होते हैं, किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज अगेंस्ट. क्लोज डाउन मतलब कि बंद हो जाना. स्टॉप्स ऑपरेटिंग, फंक्शन करना बंद कर देना, उसको हम क्लोज डाउन बोल सकते हैं. क्लोज अप को हम बोल सकते हैं वेरी नियर. जब कोई हमारे बहुत ज़्यादा पास में होता है या किसी चीज़ का फोकस बहुत ज़्यादा पास में होता है तो उसको हम क्लोज अप बोलते हैं. क्लोज इनकाउंटर मतलब टू फेस एंड एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना जो हमने सोचा नहीं हो. क्लोज निट का मतलब होता है बाउंड टुगेदर स्ट्रांगली, मतलब कि एक साथ में स्ट्रांगली बंध के रहना. क्लोज आउट का मतलब होता है टू रैप अप या डिसकंटिन्यू. कोई चीज़ अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई काम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, बीच में से स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसको हम क्लोज आउट बोल सकते हैं. ऐसे ही यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं जहाँ पर हमें क्लोज के फ्रेजेस का यूज़ करना है. जैसे कि शी स्टूड क्लोज अगेंस्ट द ट्री, वो ट्री के पास में खड़ी हुई है. माई अंकल हैड टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री, मेरे अंकल को फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, उसका ऑपरेशंस, उसके फंक्शंस बंद करने पड़े. क्लोज अप द मॉडल लुक प्रिटियर देन डिस्टेंस, यानी कि क्लोज़अप करने पे वो मॉडल प्रिटी दिख रही थी, देन डिस्टेंस पे जो कैमरा फोकस था उससे ज़्यादा प्रिटियर कब लग रही थी, क्लोज़अप करने पे. वाइल मिस्टर दीक्षित वॉज अ चेयरमैन ऑफ कंपनी द कंपनी कैम इनटू क्लोज एनकाउंटर विद द बैंक्रप्सी. जब मिस्टर दीक्षित चेयरमैन थे तभी कंपनी ने एक ऐसा एक्सपीरियंस गेन किया जो बैंक्रप्टी से रिलेटेड था. बैंक्रप्टी मतलब कि बैंक को लूटना. और फैमिली इज़ क्लोज नेट, वी ऑल हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर. हमारी फैमिली एक क्लोजली बंधी हुई है, एक स्ट्रांगली बंधी हुई है, तो हम लोग साथ में हैप्पी हैं और सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं. लेट्स ट्राई टू में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू में आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस टिक करने हैं. द लिटिल विंडो वेयर द सन कैम पीपिंग इन द मॉर्न. लिटिल विंडो जिसमें से सन हर मॉर्निंग में से झांकता है. इसमें हम अगर देखेंगे तो पोइट ने कौन सी ह्यूमन की क्वालिटीज़ को यूज़ किया है, नॉन ह्यूमन को लेकर कौन सी ह्यूमन की क्वालिटीज़ को यूज़ किया है, और पोइटिक डिवाइस कौन सा है. यहाँ पे पोइट ने क्या किया है, सन जो कि नॉन ह्यूमन है, जो ह्यूमन नहीं है, उसको एक ह्यूमन क्वालिटी दी है कि वो मॉर्निंग में विंडो में से झांक रहा है, पीप कर रहा है. तो ये कौन सा पोइटिक डिवाइस है, इस पोइटिक डिवाइस को हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन. जब हम किसी को एक ह्यूमन की संज्ञा दे देते हैं और उससे कंपेयर करते हैं तब हम उसको पर्सनिफिकेशन बोलते हैं. ही नेवर कैम अ वीक टू सून, वो कभी भी बहुत जल्दी नहीं आए. तो बहुत जल्दी या बहुत लेट भी नहीं आए, तो इसका मतलब है ही वॉज ऑलवेज ऑन टाइम, वो हमेशा टाइम पर आते थे. कौन, द सन. माई बॉर्न माई ब्रेथ अवे, द पोइट मीन्स बॉर्न माई ब्रेथ अवे से पोइट क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, नेवर वॉकन अप, मतलब कि वो यही चाहते थे कि एक रात अगर वो सोएं तो वो फिर उठें ही नहीं. बाय द लाइन माई स्पिरिट्स फ्लू इन द फेदर्स दैन द पोइट एक्सप्रेसेस, इस लाइन से पोइट क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो हर छोटी से छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते थे. दैट ही फेल्ट हैप्पी एट द स्मॉलेस्ट थिंग. ही इज़ नॉट सो इन अस, द पोइट इज़ फार्दर ऑफ फ्रॉम हेवन बिकॉज, पोइट ने एक लाइन कही है कि फार्दर ऑफ फ्रॉम हेवन, मैं हेवन से बहुत दूर हूँ क्योंकि
क्योंकि ही इज़ नॉट सो इनोसेंट एनी मोर, अब वो उनमें वो बचपना नहीं रहा है और अब वो इतने इनोसेंट नहीं है। लेट्स टाइप 3 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। I remember in the house where I was born. Who is the speaker of the above lines? इन lines की speaker कौन है? And what does the speaker remember about the house where he was born? Poet किस house के बारे में क्या remember करते हैं जहाँ वो जन्मे हैं? तो poet जो है वो speaker है इन above lines के, इन ऊपर वाली lines के speaker एक poet हैं। और चाइल्डहुड मेमोरीज़ ऑलवेज रिमेन विद इन अस, हमारे अंदर हमेशा चाइल्डहुड मेमोरीज़ रह जाती हैं। द पॉइट रिमेंबर्स द हैप्पीनेस दैट ही एक्सपीरियंस्ड इन दिस चाइल्डहुड। पॉइट को किस चीज़ की याद आती है? जो वही हैप्पीनेस जो उन्होंने अपने बचपन में एक्सपीरियंस की थी। ही रिकॉल्स द सन शाइनिंग इन द मॉर्निंग एंड इट्स रेज इंटरिंग थ्रू द विंडो टू वेक हिम अप। और उन्हें याद आता है कि सन मॉर्निंग में उनकी विंडो में से झाँक रहा होता था, शाइन कर रहा होता था, और जो सनरेज़ थी वो विंडो में से निकलकर उन्हें जगाती थी। द पॉइट फील्स दैट द सन इज़ ऑलवेज ऑन टाइम। पॉइट को लगता है कि सन हमेशा टाइम पर रहता है। नदर अराइविंग टू सून नॉर डिलेइंग, ना बहुत जल्दी और ना बहुत देर से। He remembers the garden with its vivid variant flowers and the presence of laburnum tree। और वो गार्डन को भी याद करते हैं जिसमें विविड अलग अलग तरीके के अलग अलग वैरी करते हुए फ्लावर्स थे। और लेबनम ट्री को भी याद करते हैं विच हिज ब्रदर प्लांटेड ऑन वन ऑफ हिज बर्थडेज, जो उनके ब्रदर ने प्लांट किया था उनके बर्थडे पर। क्वेश्चन नंबर 2, nor brought too long a day, what is being referred to here? nor brought too long a day से poet यहाँ क्या समझाना चाहते हैं? What do you think? The day was never too long for the poet. Which line indicates that the poet probably finds the days too long now? Why do he think finds it too? तो नॉट ब्रॉड टू लॉन्ग फॉर अ डे, इस लाइन से पॉइट क्या रेफ़र करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि पॉइट के लिए ज़्यादा बड़ा क्या नहीं रहा होगा? कौन सी लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि पॉइट को अब शायद दिन बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि उनको अब ज़्यादा बड़े दिन क्यों लग रहे हैं? द सन इज़ बिंग रिफर्ड टू हियर, सन के बारे में कहा गया है। The day was never too long for the poet in his childhood because he had a lot of energy and joy in him. Poet के लिए उनके childhood में दिन बहुत छोटा होता था, बहुत इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता था। तो वो इसलिए क्योंकि तब उनके पास इतनी एनर्जी थी और तब इतना वो हर चीज़ को enjoy करते थे। There were many things that he wanted to do in day time. और बहुत सारी चीज़ थी जब वो दिन में करना चाहते थे। But now The poet wished the night had borne my breath away। लेकिन अब poet क्या चाहते हैं कि night जो है वो उनकी breath को ले जाए। Is the line which indicates that poet finds the day too long। और यही लाइन है जो जिससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि poet को अब दिन बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। He feels because he has become old and alive, और वो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि अब वो ओल्ड हो चुके हैं और उनके पास ना एनर्जी है ना उनके अंदर जॉय है ताकि वो इन्जॉय कर सकें डे को। दिस इज़ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 इज़ आई रिमेंबर where I was used to swing. What does the poet remember about the time when he used to swing in his childhood? इस लाइन से पॉइट को क्या याद आता है, किस टाइम के बारे में वो याद कर रहे हैं? और वो जब वो स्विंग करते थे, मतलब झूला झूलते थे चाइल्डहुड में। द पॉइट रिमेंबर्स दैट व्हेन ही यूज्ड टू स्विंग इन हिज चाइल्डहुड ही फेल्ट द कूल रश ऑफ एयर ऑन हिज फेस एंड फेल्ट एज इफ ही हैड विंग्स लाइक अ स्वेलो। और पॉइट को ऐसा लगता है था झूला झूलते हुए उनके चाइल्डहुड में कि जो एयर की कूल रश है वो उनके फेस पर पड़ रही है और उनको ऐसी फीलिंग आती थी कि उनके विंग्स हैं और वो उन विंग्स से हवा में उड़ रहे हैं। एंड कुड फ्लाई अवे इनटू एन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, और एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड की तरफ वो उड़ रहे हैं। वेयर ही हैड द फ्रीडम टू विजिट अ ग्लोरियस एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और जहाँ पर उनको इतना फ्रीडम है कि वो एक ब्यूटीफुल और ग्लोरियस वर्ल्ड को विज़िट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
वॉट इज़ द चाइल्डिश इग्नोरेंस दैट द पोइट रिफर्स टू इन द पोएम? ऐसा कौन सा चाइल्डिश इग्नोरेंस है जो पोइट समझाना चाहते हैं पोएम में? इन हिज चाइल्डहुड द पोइट यूज टू थिंक दैट द फर ट्रीज वर डार्क एंड हाई। अपने बचपन में पोइट को लगता था कि फर की ट्रीज जो रहते हैं वो डार्क होते हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। द पॉइंटेड पार्ट ऑफ द फर ट्री यूज टू सीम टू लीन अगेंस्ट द स्काई। और जो पॉइंट पार्ट होता है, सबसे ऊंचा पार्ट होता है फर ट्री का, वो उनको बचपन में ऐसा दिखता था कि वो स्काई को टच कर रहा है। अ चाइल्ड्स इनोसेंट थॉट्स मेड हिम थिंक दैट द फर ट्री वॉज क्लोज इनफ टू हेवन। और उनकी वही चाइल्डिश थॉट्स ने उनको ये फील कराया कि फर ट्री हेवन के बहुत ज़्यादा पास में है। क्वेश्चन नंबर 5, टू नो दैट आई एम फादर ऑफ फ्रॉम हेवन। और अब उन्हें पता है कि वो हेवन से बहुत दूर हैं। देन आई वॉज अ बॉय। वाई डज द पॉइट फील ही वॉज क्लोजर टू हेवन एज अ बॉय? पॉइट को ऐसा क्यों लगता है कि जब वो बच्चे थे, जब वो एक बॉय थे, तब वो हेवन के बहुत ज़्यादा क्लोज थे? वॉट इज़ द रीज़न फॉर द पॉइट टू फील फादर ऑफ फ्रॉम हेवन नाउ? और क्या रीज़न है कि पॉइट को अब हेवन से बहुत दूरी लगती है, डिस्टेंसेस लगती हैं? वॉट डू यू थिंक द पॉइट फील्स व्हेन ही सेज दिस वर्ड्स? और आपको क्या लगता है कि पॉइट जब ये वर्ड्स कहते हैं तो पॉइट को क्या फील होता होगा? चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड इमेजिनेटिव। बच्चे इनोसेंट होते हैं और इमेजिनेशंस क्रिएट करते हैं। दे लिव इन अ मेक बिलीव वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। और वो अपने ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो वो खुद ही बनाते हैं और खुद ही उस पर विश्वास करते हैं। द पॉइट लुक्ड एट द फर ट्रीज एंड इमेजिन द टीप ऑफ द ट्री टचिंग द स्काई। पॉइट फर ट्रीज़ को देखते थे और ये इमेजिन करते थे कि ट्री की जो टिप है वो स्काई को टच करती है। ही फेल्ट ही वॉज क्लोज टू हेवन। तब उनको ऐसा लगता था कि वो हेवन के बहुत ज़्यादा पास में है। नाउ द पॉइट इज़ एन एडल्ट। ही डज़ नॉट ड्वेल इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। अब पॉइट एक एडल्ट हैं, वो इमेजिनेशन के वर्ल्ड में नहीं जाते हैं। ही नोज़ दैट ही कैन ओनली गो टू हेवन व्हेन ही इज़ डेड एंड नॉट अर्लियर। और उन्हें अब ये पता है कि जब उनकी डेथ हो जाएगी सिर्फ तभी वो हेवन में जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते हैं। ही लिव्स इन अ रियल वर्ल्ड नाउ। अब वो एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। द पॉइट फील्स सैड व्हेन ही सेज दिस बिकॉज विद एडल्टहुड ही हैज़ लॉस्ट द फन एंड मैजिकल वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड। पॉइट अब एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं और पॉइट को ये फील होता है क्योंकि जब एडल्टहुड उनका एडल्टहुड है तो एडल्टहुड में उन्होंने अपना फ़न और जो मैजिकल वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड था उसको खो दिया है। सो दिस आर ऑल अबाउट द लेट्स ट्राई क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर of this poem I remember. Students, write these questions in your copies and let's try questions in your book with pencil. Okay, keep studying.